बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है अपनी तो पाठशाला। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक को पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है क्रिया। जिस टॉपिक का क्या नाम है? क्रिया। क्रिया होता क्या है, यानी क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होता है। हमारे द्वारा जो भी काम किया जाता है वो सारे काम क्या है? क्रिया है। वे सारे काम क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। हमारे द्वारा जो भी दुनिया में काम किया जाता है, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, हम सबों के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। जैसे कि हंसना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जागना, सोना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, नृत्य करना, गाना गाना, जो भी हमारे द्वारा कार्य किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा क्या हम लोग लिखेंगे? पहले क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित क्या कीजिए? समझाइए। उदाहरण सहित क्या कीजिए? समझाइए। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए। जिस शब्द से यह पता चले कि कोई कार्य क्या हो कर रहा है, तो हो रहा है या किया जा रहा है, तो उस शब्द को हम लोग कौन सा शब्द बोलेंगे? क्रिया शब्द बोलेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना इत्यादि। ये सारे शब्द क्या हैं? जो भी हमारे द्वारा काम किए जाते हैं वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। उठने से यानी जागने से लेकर के सोने तक में जो भी हमारा कार्य होता है वह भी क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। सोना भी एक क्रिया है, जागना भी एक क्रिया है, हंसना भी क्रिया है, रोना भी क्रिया है। हर काम जो है वो क्या है? तो क्रिया है। हर काम क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा हंस रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? तो हंस रहा है। तो यहाँ पर बच्चे के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? तो बच्चे के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? तो हंसने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए हंसना भी क्या है? एक क्रिया है। हंसना भी क्या है? एक क्रिया है। तो यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो यहाँ पर हंस शब्द क्या हो गया? तो क्रिया शब्द हो गया। आगे है, अब यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्या किया जा रहा है? बच्चों के द्वारा क्या क्रिया किया जा रहा है? तो खेला जा रहा है। खेलना क्या है? क्रिया है। ये क्या है? करता है। जो काम करता है ना, जिसके द्वारा काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो कर्ता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और जो काम कर्ता के द्वारा किया जाता है या किया जा रहा है या किया जा चुका है वो सारे काम क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। वे सारे काम क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। यानी कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्या है? कर्ता है। बच्चे क्या है? करता है। कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? तो खेलने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर खेल शब्द क्या हो गया? तो क्रिया शब्द हो गया। खेल शब्द क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, धातु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। धातु, धातु क्या है? पहले ये समझेंगे कि धातु है क्या। क्रिया तो समझ में आ गया कि हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो क्या है? क्रिया है। हम जो भी काम करते हैं वह क्या है? क्रिया है। अब है कि धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। अर्थात
जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण हो उसे धातु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल रूप है, जो भी कार्य है उसका जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। अर्थात जिस शब्द से क्रियापद का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। जैसे कि चलना क्रिया है, बोलना क्रिया है, खेलना क्रिया है, ये सारे शब्द जो हैं क्रिया हैं। चलना, बोलना, खेलना, हंसना, पढ़ना, लिखना, सारे शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। इसका मूल रूप क्या होगा? चलना क्रिया शब्द है और चल इसका धातु है। तो क्रिया का मूल रूप ही क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। तो ये क्या हो गया? चल। चलना क्रिया है और उसका धातु क्या हो गया? चल है। तो धातु को जब क्रिया में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें ना लगा करके भी परिवर्तन होता है। तो चल एक धातु है जो कि क्रिया का मूल रूप है। तो उससे हम लोग कौन सा क्रिया बनाए? तो क्या बनाए? चलना। चलना एक क्या है? क्रिया शब्द है और चल क्या है? धातु शब्द है। आगे है प्रायः धातु में, प्रायतर धातु में जो है ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। प्रत्यय यानी कि पीछे, प्रत्यय यानी कि पीछे। जैसे चल में ना जोड़े तो क्या हो गया? चलना। पढ़ में ना जोड़े तो क्या हो गया? पढ़ना, है ना। लिख में ना जोड़े तो क्या हो गया? लिखना। इसी तरह ज्यादातर शब्द जो होता है उसमें ना प्रत्यय लगाकर क्या बनाया जाता है? तो क्रिया शब्द का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? तो क्रिया शब्द का निर्माण होता है। क्लियर? जैसे कि कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर इधर मैंने क्रिया शब्द लिखा है और उसका इधर धातु शब्द है। तो पढ़ना का धातु मूल रूप क्या है? पढ़। पढ़ना का मूल रूप क्या है? पढ़। लिखना का लिख, सुनना का सुन, खेलना का खेल, बोलना का बोल, कूदना का कूद, नाचना का नाच। इस तरह से और भी कई शब्द हैं जिसका कि क्या होता है? धातु रूप होता है। तो क्रिया का मूल क्या है? धातु है। क्रिया का मूल क्या है? धातु है। धातु अभी समझ में आया ना? क्रिया का मूल रूप धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जो क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो धातु की परिभाषा ही क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु है। तो जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से क्या बनता है? जिन मूल अक्षरों से क्रिया बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब है धातु कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न क्या है? धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल धातु। मूल धातु क्या होता है? वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, अर्थात जो धातु स्वतंत्र होते हैं वह मूल धातु कहलाती हैं। यानी कि वह धातु शब्द जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं उनका क्या होता है? वह मूल धातु, मतलब अर्थात जो धातु क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वही क्या कहलाते हैं? मूल धातु कहलाते हैं। जैसे जा, खा, चल, है ना, लिख, पढ़ इत्यादि, ये सब क्या है? मूल धातु शब्द हैं। ये सब क्या है? मूल धातु शब्द हैं। इससे भी अर्थ तो पता चल ही रहा है। जा मीन्स जाना, खा मीन्स खाना, चल मीन्स चलना, पढ़ मीन्स पढ़ना, लिख मीन्स लिखना। तो ये क्या है? मूल धातु है। ये क्या है? मूल धातु है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? मूल धातु क्या होता है? वह धातु जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं, क्या जा को किसी कोई दूसरा आके बना दिया जा शब्द? नहीं, वह खुद क्या है? इंडिपेंडेंट है, खुद वह स्वतंत्र शब्द है।
इसलिए वह क्या है, मूल धातु कहलाया। जा, खा, है ना, हंस, पढ़, लिख, चल, ये क्या है, स्वतंत्र है। इसको कोई जो है अलग से नहीं, कोई शब्द जोड़ के, कोई अक्षर जोड़ के इसको नहीं बनाया गया है। ये क्या है, ये मूल शब्द ही है ना। अब चल से चलना बना दिए तो वो क्रिया हो गया, लेकिन चल जो है किसी और से तो बन के नहीं आया है। ये क्या है, खुद में ही स्वतंत्र है, खुद ही इंडिपेंडेंट है, इसीलिए यह क्या है, मूल धातु शब्द है। अब है यौगिक धातु। यौगिक धातु मीन्स, यौगिक मीन्स समझ में आ ही रहा है, यौगिक का अर्थ क्या होता है, बताइए। यौगिक का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यौगिक धातु क्या होता है। सबसे पहले तो ये क्रिया ही होता है। यह धातु किसी मूल धातु में संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात यह धातु स्वतंत्र नहीं होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्रत्यय को जोड़ा जाता है। प्रत्यय यानी क्या, पीछे। प्रत्यय यानी क्या, प्रत्यय शब्द, प्रत्यय क्या, पीछे जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक धातु कहते हैं। यह धातु किसी मूल धातु में, कोई मूल धातु जो होता है उसमें संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, अर्थात यह धातु क्या है, स्वतंत्र नहीं है। यह धातु क्या है, स्वतंत्र नहीं है। इसको क्या किया जाता है, प्रत्यय लगा करके क्या किया जाता है, तो बनाया जाता है। जैसे कि चलना से चला, पढ़ना से पढ़ा, लिखना से लिखा, है ना, इत्यादि। तो क्या करें, यह धातु किसी मूल धातु में, किसी मूल धातु में संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या विशेषण में, है ना, प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, अर्थात यह धातु स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे चलना से क्या बना सकते हैं, चला, चलना से क्या बना सकते हैं, चला, पढ़ना से क्या बना सकते हैं, पढ़ा, लिखना से क्या बना सकते हैं, लिखा, इत्यादि। अब है कि यौगिक धातु की रचना कैसे होती है। यौगिक धातु जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसकी रचना आखिर होती कैसे है, तो कैसे होती है, धातु में प्रत्यय लगाने से सक्रमक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती है। सक्रमक यानी कि क्या, जिसमें कि कर्म है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट है, वो क्या हुआ, सक्रमक हुआ। सकर्म यानी कि कर्म सहित, जो कार्य हो रहा है वो कर्म सहित हो रहा है। जैसे कि मोहन बाजार जाता है, तो मोहन मेरा क्या हो गया, कर्ता हो गया, है ना। बाजार मेरा क्या हो गया, कर्म हो गया। जाना, जाता है तो क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो जहां पर कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्रमक क्रिया कहते हैं। और यही रहता कि मोहन जाता है, मोहन कहाँ जाता है, इसके बारे में तो पता ही नहीं है, सिर्फ क्या है, कर्ता है और क्रिया है, कर्म का तो अता पता नहीं है। तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, वैसे वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, आक्रामक क्रिया। आक्रामक, आक्रामक का अर्थ ही होता है बिना कर्म के, है ना, बिना कर्म के जो कार्य किया जाए वो क्या कहलाता है, आक्रामक क्रिया कहलाता है। और सक्रमक, स मीन्स क्या, साथ, सक्रमक मीन्स क्या, जब कोई काम जो है कर्म के साथ किया जाता है वो क्या कहलाता है, सक्रमक क्रिया कहलाता है। वह खाना खाता है, तो वह मेरा कर्ता है ना, सर्वनाम शब्द सब्जेक्ट है, कर्ता है। खाना क्या है मेरा यहाँ पर, कर्म है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। और खाता है क्या है, खाने का कार्य किया जा रहा है, तो खाता है क्या हो गया, वो क्रिया हो गया। तो इसमें क्या था, खाना कर्म जुटा हुआ है ना, तो ये सक्रमक क्रिया के अंतर्गत आएगा। और वह खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, लीची खाता है, चावल दाल खाता है, रोटी खाता है, अता पता है ही नहीं। तो कर्म का जब पता ना हो तो वो क्या कहलाता है, आक्रामक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, आक्रामक क्रिया कहलाता है। जब वाक्य में कर्म हो तो क्या कहलाएगा, सक्रमक, और जब वाक्य में कर्म ना हो तो क्या कहलाएगा, आक्रामक क्रिया कहलाएगा। अब है कि यौगिक धातु की रचना कैसे होती है। धातु में प्रत्यय लगाने से सक्रमक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं, यानी कि कर्म वाली धातु। संज्ञा विशेषण से नाम धातु बनती है। संज्ञा और विशेषण से जो है कौन सी धातु बनती है,
नाम धातु बनती है। कई धातुओं को संयुक्त करने से क्या बनती है? संयुक्त धातु बनती। संयुक्त मीन्स क्या? जोड़ना। तो कई धातु को जब हम जोड़ते हैं तब क्या बनती है? तो संयुक्त धातु बनती है। अब है यौगिक धातु 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। कौन कौन सा होता है? यौगिक धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो यौगिक धातु जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त यौगिक क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा अनुकरणात्मक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया धातु क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया धातु का क्या तात्पर्य है ना? तो प्रेरणार्थक क्रिया धातु वह क्रिया धातु है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं ना काम करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यानी कि आप वह काम खुद नहीं करेंगे लेकिन किसी और को क्या करेंगे? प्रेरणा देंगे कि यह कार्य को आप करो। आप खुद लेट से उठेंगे और दूसरे को कहेंगे कि सुबह 5 बजे उठो, है ना? तो ये क्या हुआ? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आया। या फिर आप उठ भी गए हैं और दूसरे को आपने उठा दिया, वह खुद ही नहीं उठा, है ना? वह खुद ही जग के नहीं उठा और आपने उसको जा करके उठा दिया, तो वो वाक्य जो है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे कि राम ने मोहन को जगाया। मोहन खुद से नहीं जगा, है ना? किसकी प्रेरणा से जगा? तो राम की प्रेरणा से जगा। राम उसको उठाने के लिए गया कि मोहन उठ जाओ, है ना? 8 बज गए हैं, चलो अब तुम उठ जाओ। तो क्या हुआ? राम ने मोहन को क्या दी? प्रेरणा दी, है ना? मोहन खुद ब खुद उसकी नींद नहीं खुली, उसको राम ने जगाया। इसीलिए यहाँ पर ये वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? तो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो क्या लिखेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया धातु क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया धातु वह क्रिया धातु है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या कर रहा है? प्रेरित करता है। उसे ही क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया धातु कहते हैं। जैसे अभी जस्ट मैंने बोला राम ने मोहन को जगाया। मोहन खुद से नहीं जगा है, उसकी नींद खुद से नहीं खुली है, उसको किसने जगाया? तो उसको किसने जगाया? तो राम ने जगाया, है ना? उन्नति ने सान्या को जगाया, तो सान्या खुद नहीं उठी, किसकी प्रेरणा से उठी? तो उन्नति की प्रेरणा से उठी। इसीलिए यहाँ पर उन्नति ने सान्या को प्रेरणा दी। सान्या की नींद खुद ही नहीं खुली, सान्या को किसने उठाया? तो सान्या को उन्नति ने उठाया। तो यह वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? तो यह वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार प्रायः सभी धातुओं के 2-2 प्रेरणार्थक रूप होते हैं। पहला जैसे कि कर से करा, है ना? कर से करा, सुन से सुना, सुन से सुना। दूसरा कर से करवा, कर से करवा, सुन से सुनवा। इस प्रकार प्रथम धातु में क्या लगा? आ। प्रथम धातु में क्या लगा? आ, है ना? करा, आ। यहाँ पर क्या लगा? प्रथम धातु में आ और द्वितीय धातु में क्या लगा? तो वा लगा। कैसे? सुन से सुनवा, है ना? कर से करवा। अब देखिए मूल धातु और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अंतर है। अब जैसे कि शब्द दिया रहेगा उठ और ना, है ना? उठ और ना से हम क्या बना सकते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया में किसी को उठवा सकते हैं, है ना? किसी को उठाना या किसी को क्या कर सकते हैं? उठवाना। पी और ना, पीना, तो क्या कर सकते हैं? पिलाना, है ना? किसी को पिलाना, किसी को मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, है ना? और किसी को पिलवाना, नहीं तुम पियो, तुमको पीना पड़ेगा, तो पिलवाना। क्या हो गया? पिलवाना। खा से खाना, खिलाना, किसी को कोई मुंह में डाल के बाइट खिला रहा है, वो खिलाना हो गया। और नहीं तुमको तो खाना ही पड़ेगा, इतना तुम जो है खाना को फिनिश करो, तुमको जबरदस्ती खाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा? खिलवाना। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो प्रेरणार्थक धातु के अंतर्गत आएगा। सो से सोना, किसी को ठोक ठोक के सुला दो, वो हो गया सुलाना। और कहो कि नहीं तुम जल्दी सो, है ना? तुमको जल्दी सुबह उठना है, तुम जल्दी सो, तो वो क्या हो गया? सुलवाना।
तो वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ गया। कर से कराना और करवाना दोनों क्या आ गया, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ गया। तो इधर क्या था, मूल धातु था, और मूल धातु से प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनता है, तो इस तरह से बनता है। ये सारे उठाना, उठवाना, पिलाना, पिलवाना, खिलाना, खिलवाना, सुलाना, सुलवाना या कराना, करवाना और भी कई शब्द हैं। तो ये सारे कैसे बनते हैं, तो मूल धातु से प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। अब है यौगिक यानी कि संयुक्त क्रिया क्या होता है, संयुक्त धातु क्या होता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे ही हम लोग यौगिक या संयुक्त धातु कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक धातु, एक धातु नहीं रहेगा उसमें, कितना धातु रहेगा, दो या दो से अधिक धातु रहेगा, तब किसका निर्माण होगा, तो यौगिक क्रिया का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, यौगिक क्रिया का अर्थात संयुक्त क्रिया का निर्माण होगा। जैसे रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलते हैं ना, रोना धोना छोड़ो, बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना, बोलते हैं ना। तो रोना धोना दो धातु जुड़ा, दो धातु का क्या हुआ, जुड़ाव हुआ, और इस चिन्ह को ऐसे भी हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक चिन्ह या योजक चिन्ह ही कहते हैं। तो रोना धोना छोड़ो, उठना बैठना बाद में करना, पहले चलो मेरे साथ, है ना, उठना और बैठना बाद में करना। तो ये चलना फिरना चाहिए, आदमी को चलना फिरना चाहिए, हमेशा सोए हुए नहीं रहना चाहिए। तो ये सब क्या हुआ, दो धातु का क्या हुआ, यहाँ पे दो धातु संयुक्त हुआ, दो धातु के संयोग से बना, इसीलिए ये किसके अंतर्गत आएगा, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब है नाम धातु। नाम धातु से समझ में आता है नाम, नाम धातु क्रिया वह धातु जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनती है। यानी कि संज्ञा आपको पता है, सर्वनाम आपको पता है, विशेषण आपको पता है, तो उसकी सहायता से जो धातु बनती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे अपना से अपनाना, है ना, गरम से गरमाना, बात से बतियाना। तो ये सब किस तरह से बना, तो जो धातु संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण की सहायता से बनते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। अब है अनुकरणात्मक क्रिया क्या है। अब क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या है, तो वह काल्पनिक अथवा वास्तविक ध्वनि, ध्वनि मीन्स क्या, साउंड, वह काल्पनिक, चाहे वो काल्पनिक हो चाहे वास्तविक ध्वनि हो, जिसे क्रिया के रूप में अपना लिया जाता है। यानी उस ध्वनि को जो है हम लोग क्रिया समझते हैं, यानी कि काम समझते हैं, उसको हम लोग काम के रूप में हम खुद अपना लेते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, अनुकरणात्मक क्रिया होता है। वही हमारा क्या होता है, तो अनुकरणात्मक क्रिया होता है। जैसे कि, है ना, जैसे कि थप थप, थप थप तो ऐसे से थप थप, थप थपाना हुआ, है ना। उसी तरह से खट खट, खट खट तो क्या बोलते हैं, कोई खटखट कर रहा है, खटखटाना, उसका कार्य क्या हो रहा है, खटखटाने का कार्य हो रहा है। तो खटखटाना भी एक क्या है, क्रिया है, लेकिन किससे बना, तो खटखट से बना। तो खटखट से खटखटाना, है ना, इस तरह से शब्द बनते, इस तरह से शब्द बनते हैं। अब है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताइए। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, नॉर्मल आपको पता ही है कि क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो होता है सक्रमक क्रिया और दूसरा होता है अक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया क्या होता है, जिसमें कर्म हो वो सक्रमक क्रिया है, और जो बिना कर्म के हो वो क्या है, अक्रमक क्रिया होता है। तो सक्रमक क्रिया में क्या रहेगा, तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहेगा। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीनों रहेंगे। लेकिन अगर वो अक्रमक क्रिया है तो उसमें क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कर्ता और क्रिया रहेगा, उसमें कर्म नहीं रहेगा। तो शब्द से ही समझ में आ रहा है सकर्म, यानी कि जिसमें कर्म हो, कर्म के साथ सकर्म, बिना कर्म के अक्रम। ठीक, कर्म के साथ सक्रमक और बिना कर्म के साथ अक्रमक। तो सक्रमक क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सक्रमक क्रिया और दूसरा अक्रमक क्रिया। फिर से बोलिए, क्रिया के कितने भेद होते हैं,
तो क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सक्रियक क्रिया और दूसरा अक्रियक क्रिया। और क्रिया किसे कहते हैं? हमारे द्वारा जो भी काम किया गया है या किया जा रहा है या आने वाले भविष्य में किया जाएगा, हमारे द्वारा सोने से लेके उठने से लेके सोने तक का जो भी कार्य हम करते हैं वो सारे कार्य क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है कि काम किया जा रहा है, कार्य हो रहा है, तो वह क्या कहलाता है? तो क्रिया कहलाता है। और क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सक्रियक क्रिया और दूसरा अक्रियक क्रिया। अब प्रश्न है कि सक्रियक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। सक्रियक क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो सकर्म यानी कि जिसमें कर्म हो, जिस क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म की आवश्यकता होती है, यानी कि कर्ता तो होता ही है, जो काम करता है उसी को तो कर्ता कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट की तो जरूरत होती ही है, उसके साथ साथ किसकी जरूरत होती है? कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है ना, कर्ता के द्वारा हम जो भी काम किया जा रहा है और उसमें कर्म प्रधान काम किया जा रहा है, तो वह किसके अंतर्गत आएगा? तो वह सक्रियक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो सक्रियक क्रिया की परिभाषा क्या लिखेंगे? जिस क्रिया में कर्ता के साथ साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? सक्रियक क्रिया कहते हैं। फिर से बोलिए, जिस क्रिया में जो काम हमारे द्वारा किया जा रहा है उसमें तो काम करने वाला तो कर्ता रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ कर्म की भी आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियक क्रिया कहते हैं। जैसे कि सीता किताब पढ़ती है। अब सीता क्या है? इसमें सीता क्या है? कर्ता है। क्यों? क्योंकि सीता काम कर रही है। क्या काम कर रही है? तो पढ़ने का काम कर रही है, पढ़ना भी काम है। तो सीता क्या काम कर रही है? तो सीता पढ़ने का काम कर रही है। तो सीता किस चीज से पढ़ रही है? तो किताब से पढ़ रही है। तो जब उसको पता है कि सीता किताब से पढ़ रही है, तो किताब यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया। क्यों? क्योंकि किताब से ही तो वो पढ़ेगी, है ना। यहाँ पर जब बताया गया है कि सीता किताब से पढ़ती है, तो सीता किस चीज से पढ़ती है? तो सीता किताब से पढ़ती है। वह कहाँ जाता है? तो वह बाजार जाता है। तो बाजार क्या हो गया? कर्म हो गया। वो कर्म प्रधान वाक्य हो गया। अब सीधा लिखते वह जाता है, अता पता है ही नहीं कहाँ जाता है, बाजार जा रहा है कि रेस्टोरेंट जा रहा है कि स्टेशन जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, पता है ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो कर्म पता ही नहीं है, सिर्फ क्रिया पता है, तो वो अक्रियक क्रिया के अंतर्गत आएगा। लेकिन मुझे पता है कि वह बाजार जा रहा है ना, मुझे पता है कि कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो कर्म प्रधान शब्द हुआ, ये कर्म प्रधान वाक्य हुआ, इसीलिए वह बाजार जा रहा है। तो इसमें जो है कर्ता कौन हो गया? वह। ठीक, जाना क्या हो गया? क्रिया। और कहाँ जा रहा है? तो बाजार जा रहा है। तो बाजार क्या हो गया? कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना, तीनों चीज हुआ। तो जब कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीज रहे तो वह किसके अंतर्गत आएगा? किस वाक्य के अंतर्गत आएगा? किस क्रिया के अंतर्गत आएगा? तो सक्रियक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो सीता किताब पढ़ती है, वे लोग खाना खाते हैं। वे लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो खाना यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया। खाते हैं यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया हो गया। और वे लोग क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हो गया। बच्चे आम खाते हैं, तो बच्चे क्या हो गया? मेरा बच्चे क्या हो गया? मेरा कर्ता हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे के द्वारा आम खाया जा रहा है। तो बच्चे क्या हो गया? कर्ता। खाते हैं क्या हो गया? क्रिया। और आम शब्द क्या हो गया? कर्म हो गया। आम शब्द क्या हो गया? कर्म हो गया। अब यहाँ पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या कर रहे हैं बच्चे? तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं सिर्फ बोलता तो उसमें कर्म पता ही नहीं था, क्या खेल रहे हैं पता ही नहीं कि क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, यहाँ पर कर्म का पता नहीं रहता, तो वो अक्रियक क्रिया के अंतर्गत आता। जब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं,
बच्चे क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, खेलना क्या हुआ, हमारा क्रिया हो गया, और फुटबॉल शब्द जो है वो क्या हो गया, कर्म हो गया। इसीलिए ये वाक्य किसके अंतर्गत आएगा, तो सक्रिय क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो बच्चे फुटबॉल खेल, मुझे यहाँ दिख रहा है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल मेरा हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। मोहन ने दूध पिया, अब मोहन ने पिया, कोल्ड ड्रिंक्स पिया कि क्या पिया, दूध पिया कि पानी पिया, पता ही नहीं, लेकिन अगर बोला जा रहा है कि मोहन ने दूध पिया, है ना, तो मोहन क्या है, एक बच्चा है, एक बच्चा जो है क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, तो पीना मेरा क्रिया हो गया। क्यों, क्योंकि बच्चे के द्वारा जो काम किया जा रहा है, तो बच्चे के द्वारा पीने का काम किया जा रहा है, तो पीना हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। बच्चा क्या हो गया, मेरा कर्ता हो गया। क्यों, क्योंकि बच्चा ही तो दूध पी रहा है, बच्चा ही तो दूध पीना भी क्या है, कार्य है, दूध पीना भी क्रिया है। तो बच्चा क्या पी रहा है, तो बच्चा दूध पी रहा है, तो दूध क्या हो गया हमारा, तो दूध हमारा हो गया कर्म, दूध शब्द हमारा क्या हो गया, कर्म। तो यहाँ पर कर्म प्रधान वाक्य है, इसीलिए यह किसके अंतर्गत आएगा, तो सक्रिय क्रिया के अंतर्गत आएगा। अब है प्रश्न, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अकर्म सुनने से ही लग रहा है जिसमें कर्म ना हो, अकर्म बिना कर्म का, है ना, कोई कर्म का नहीं है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, जो बिना कर्म का है, बिना कोई कर्म का नहीं है, ऐसा बोल देते हैं ना हम लोग। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है, ध्यान से समझिएगा, अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, है ना, वह उठा, वह सोया, वह जागा, तो इसमें कौन सा कर्म जुड़ा हुआ है, कोई कर्म जुड़ा हुआ है कि नहीं, बस करता है और वर्ब है, यानी कि क्रिया है, कर्म तो है ही नहीं, है ना। तो ऐसे शब्द क्या होंगे, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, अकर्मक क्रिया के अंतर, रोना, हंसना, है ना, दौड़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, इसमें क्या कर्म है क्या, नहीं, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है, आक्रामक क्रिया है। तो आक्रामक क्रिया की परिभाषा क्या लिखेंगे, आक्रामक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इसका अर्थ है कि क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, और सक्रिय क्रिया में किस पर पड़ता था, कर्म पर भी पड़ता था। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, उसके बीच में कुछ नहीं है, ना बाजार है, ना आम है ना, वैसा कुछ भी शब्द नहीं है जो कि यहाँ पर कर्म हो। तो इसमें क्या होता है कि सीधा जो असर है किस पर करता है, कर्ता पर पड़ता है। सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो कर्ता पर पड़ता है, वह पड़ता है, तो वह क्या है, कर्ता है। सीधा असर कौन पड़ता है, वह पड़ता है। तो सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उस पर, वह पर पड़ रहा है। मोहन खेलता है, कौन खेलता है, मोहन खेलता है, सीधा प्रभाव उसी पर, कर्ता पर पड़ रहा है। तो ऐसा वाक्य किसके अंतर्गत आएगा, तो ऐसा वाक्य आएगा आक्रामक क्रिया के अंतर्गत। तो इसका अर्थ है कि क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है और किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी हो उस पर नहीं पड़ता है। सीधा का सीधा जो काम कर रहा है उसी पर प्रभाव पड़ता है। वह सोता है तो कौन सोता है, वह सोता है, उसी पर तो प्रभाव पड़ रहा है ना। वह जागता है, वह रोता है, वह हंसता है, वह खेलता है, वह नाचता है, वह कूदता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ता होगा और क्रिया होगा। ऐसे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, तो आक्रामक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। और कुछ उदाहरण लेंगे हम लोग। अर्थात जिस क्रिया के कार्य और फल दोनों कर्ता में ही रहे उसे क्या कहते हैं, आक्रामक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आक्रामक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम गया, कौन गया भाई, तो राम गया, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। बीच में कर्म है ही नहीं कि कहाँ गया, है ना, है ही नहीं कि बाजार गया, कि पटना गया, कि दिल्ली गया, कि मुंबई गया, कि चेन्नई गया, कहाँ गया उसका अता पता नहीं है, सीधा राम गया। तो राम पर प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया का सीधा प्रभाव सीधा सीधी किस पर पड़ रहा है, तो कर्ता पर पड़ रहा है। जब क्रिया का सीधा प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है तो वह आक्रामक क्रिया के अंतर्गत वाक्य आता है। सीता खाती है, अरे भाई क्या खाती है, पिज्जा खाती है कि बर्गर खाती है कि फ्रेंच फ्राइज खाती है कि चाउमीन खाती है, अता पता तो कुछ है नहीं कि क्या खाती है। तो सीधा प्रभाव, खाने का प्रभाव, खाना एक क्रिया है, तो खाने का प्रभाव सीधा किस पर पड़ रहा है, तो सीता पर पड़ रहा है।
तो सीता क्या है, यहाँ पर सीता के द्वारा खाया जा रहा है ना, तो सीता क्या है, कर्ता है। यानी कि क्रिया का जब सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आक्रामक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बच्चे खेल रहे हैं। अरे भाई क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, आखिर क्या खेल रहे हैं, अता पता तो है नहीं, बस बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे क्या है, कर्ता है। बच्चे क्या है, करता है, क्यों, क्योंकि बच्चों के द्वारा काम किया जा रहा है। तो क्या काम किया जा रहा है, तो खेलने का काम किया जा रहा है। तो खेलना हमारा क्या है, क्रिया है। खेल कौन रहा है, तो बच्चे। बच्चे क्या है, तो कर्ता। जब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े तो ऐसे वाक्य जो है आक्रामक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे है यहाँ पे कि बच्चे दौड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे दौड़ रहे हैं ना, ये सारे बच्चे जो हैं दौड़ रहे हैं। तो दौड़ना भी क्या है, क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म है क्या, नहीं। जब कर्म नहीं है, कर्म की प्रधानता यहाँ पर है ही नहीं, सीधा बच्चे पर, कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। दौड़ने का कार्य कौन कर रहे हैं, तो बच्चे कर रहे हैं। दौड़ने का क्रिया कौन कर रहे हैं, तो बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे क्या हैं, कर्ता हैं। बच्चे हमारे क्या हैं, कर्ता हैं। और आक्रामक क्रिया कहते किसको हैं, क्रिया का सीधा प्रभाव जब कर्ता पर पड़ता है उसी को तो हम लोग आक्रामक क्रिया कहते हैं। तो ये कार्य जो किया जा रहा है, ये वाक्य जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो आक्रामक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्यूट सा बच्चा है, कितना क्यूट सा बच्चा है, एकदम से गोरा गोरा, एकदम से कितने अच्छे से सो रहा है, इसका ऐसे करके सो रहा है ना, अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये क्या कर रहा है, बच्चा सो रहा है। सोना भी क्रिया है लेकिन इसमें कर्म नहीं है। सोना भी क्या है, जागना भी क्या है, सब क्रिया है। लेकिन ये सारे वाक्य, ये सारे शब्द जो है, सोना, जागना, उठना, बैठना, है ना, ये सारे शब्द क्या है, आक्रामक क्रिया हैं। ये सारे शब्द क्या है, आक्रामक क्रिया हैं, क्योंकि सोना, जागना ये सब भी क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, कर्म की प्रधानता है ही नहीं। तो ऐसे शब्द या फिर ऐसे वाक्य किसके अंतर्गत आएंगे, तो आक्रामक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, तो आक्रामक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे कि क्रिया आखिर किसे कहते हैं। हमारे द्वारा, आपके द्वारा या किसी और के द्वारा जो भी काम किया जाता है ना, हमारे द्वारा किया गया सारा का सारा कार्य क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। सारा का सारा कार्य क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। उठना, बैठना, सोना, जागना, दौड़ना, नाचना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, बोलना, हर कुछ क्रिया है। हर कुछ क्या है, क्रिया है। यानी हम लोगों के द्वारा जो भी काम किया जाता है, चाहे मैं भी बोल रही हूँ तो ये बोलना भी क्रिया है, आप सुन रहे हैं तो सुनना भी क्रिया है, आप देख रहे हैं तो देखना भी क्रिया है, अगर आप गाना सुन रहे हैं वो भी क्रिया है, अगर आप नाच रहे हैं वो भी क्रिया है, आप खा रहे हैं तो भी क्रिया है, खाना बना रहे हैं तो भी क्रिया है, आप बात कर रहे हैं वो भी क्रिया है। यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं, अगर आप अब सोने जा रहे हैं तो वो भी सोने का कार्य करने ही जा रहे हैं, अगर कल सुबह उठेंगे वो भी क्रिया होगा। यानी कि उठने से लेकर के सोने तक का जितना भी कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वो सारे कार्य क्या कहलाते हैं, तो क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया की परिभाषा ही क्या होगी, क्या होगी, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे ही क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के दो भेद हैं। पहला सक्रमक क्रिया और दूसरा आक्रामक क्रिया। क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहला सक्रमक क्रिया और दूसरा आक्रामक क्रिया। सक्रमक मीन्स जिसके साथ कर्म हो, आक्रामक मीन्स जिसके साथ कर्म ना हो। सक्रमक जिसमें कर्म की भी प्रधानता हो और आक्रामक जिसमें कि कर्म हो ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रिया का सारा प्रभाव किस पर पड़ रहा हो, तो कर्ता पर पड़ रहा हो, उसी को हम लोग आक्रामक क्रिया कहते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
अपनी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अपनी तो पाठशाला को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।